हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रविंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जिला सिरमौर, जो कि आपकी जगमोहन बलोखरा की पुस्तक द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश से लिया गया है। मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसकी 2 वीडियो रहेगी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, और जितने भी जगमोहन बलोखरा जी ने इस बुक में लिखा है हम उसके मेन पॉइंट को याद करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को बार बार देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिला सिरमौर। फ्रेंड्स, जिला सिरमौर का मुख्यालय नाहन है। नाहन की समुद्र तल से ऊंचाई है 933 मीटर। ओके, यहाँ पे भाषाएं सिरमौरी व हिंदी बोली जाती है, और कुल क्षेत्रफल यहाँ का 2825 वर्ग किलोमीटर। ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है। 933 मीटर इसका समुद्र तल से ऊंचाई है नाहन की। ठीक है, और 2825 वर्ग किलोमीटर जो है सिरमौर का कुल क्षेत्रफल है। आगे देखिए। जिला सिरमौर अधिकांशतः बाहरी हिमालय के खंड शिवालिक में 77°01 12 सेकंड व 77°49 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तथा 33°22 30 सेकंड व 34°1 20 सेकंड उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ओके, ये जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि डिग्री इनको याद रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रिक्ट के मामले में, लेकिन यदि कोई संबंधित डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है तो उसको ये चीज़ याद रखनी चाहिए। कभी इंटरव्यू वगैरह में पूछ ही लेते हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। सिरमौर है 77 12 77 49 40 पूर्वी देशांतर तथा 33 22 30 34 1 20 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, नेक्स्ट है दून घाटी के अतिरिक्त, जिसे क्यारदा दून भी कहा जाता है, जिले का सारा भूभाग ऊंची उठती हुई पहाड़ियों से आच्छादित है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की अधिकतम लंबाई 77 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर है। सपोज करो कि ये मान लो सिरमौर है, तो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है यहाँ की 77 किलोमीटर। ठीक है, और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके उत्तर में शिमला है, और पूर्व में तौन व यमुना नदियाँ हैं। हरियाणा का अंबाला है। ठीक है, और दक्षिण में जो है दक्षिण पश्चिम में सोलन जिला उत्तर पश्चिम में स्थित है। अंबाला जिला जो है दक्षिण पश्चिम में है और उत्तर पश्चिम में है सोलन। ये जब मैप इसका सिरमौर का आएगा तो हम उस वक्त ये चीज़ डिस्कस करेंगे। जिला सिरमौर को भौगोलिक दृष्टि से 3 खंड में विभाजित किया जा सकता है। तो सिरमौर जिले को 3 भौगोलिक दृष्टिकोण से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है गिरिपार, फिर है गिरी आर, और फिर है क्यारदा दून। ठीक है, 3 खंड है, गिरिपार, गिरी आर और क्यारदा दून। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिरिपार खंड। ठीक है, इस खंड में ऊंची उपत्यकाएं जैसे चूड़ चोटी, चूड़ चांदनी धार जिसकी ऊंचाई 11,982 फुट है, ठीक है, स्थित है। अन्य चोटियां है जैसे धार टपरोली हो गया, जदोल हो गया, धार नौरा हो गया, हरिपुर किला हो गया 8809 फुट जो ऊंचा है, दूधाम धार हो गया, शिलाई धार हो गया, मिलकर नहरी नदी घाटी का जो निर्माण करती है वो हतौन नदी में समाहित हो जाती है। होता क्या है फ्रेंड्स, गिरिपार को जो खंड है, जो गिरी से जो जैसे सपोज करो एक गिरी नदी है, तो गिरी नदी के एक इस पार है एक इस आर है। ठीक है, तो ये जो गिरिपार का एरिया है इसमें मैक्सिमम वो चीज़ आती है जो पहाड़ी एरिया है, जैसे शिलाई हो गया, ठीक है, आपका चूड़धार का एरिया हो गया, हरिपुरधार हो गया, और आपका नौराधार हो गया। ये सभी चीज़ें जो है गिरी पार के क्षेत्र में आता है। ठीक है, और नेक्स्ट है गिरी आर खंड। गिरी आर मतलब जो गिरी से आर को है, जैसे नाहन हो गया आपका, ठीक है, सिरमौरी ताल हो गया, और पोंटा से ऊपर का एरिया हो गया वो हो गया गिरी आर में। ठीक है, पढ़ते इसको गिरी आर। यह खंड 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं द्वारा विभाजित है। सेंधार, धाटीधार, इन दोनों के मध्य जला नदी बहती है। ठीक है, तीसरी श्रृंखला की ऊंचाई काफ़ी कम है। इसका पश्चिमी अर्ध मारकंडा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है। ये समतल घाटी बाटा नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है
तथा जिसका उद्गम स्थल धारटी श्रृंखला में है द्वारा सिंचित होता है। बाटा नदी आपको पता होगा कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जो सिरमौर में है, ठीक है। तो जो गिरी आर का खंड है, जैसा मैंने बोला आपको, जो आपके नाहन का एरिया हो गया, ठीक है, आपका सिरमौरी ताल हो गया, ठीक है, जो गिरी से पार का क्षेत्र जितना भी होता है वो गिरी आर खंड में आता है, ठीक है ना। या मारकंडा नदी का एरिया हो गया, जला नदी का एरिया हो गया, ये सभी गिरी आर में आएगा। अगला तीसरा देखिए क्यारदा दून। क्यारदा दून में फ्रेंड्स वो चीज़ें आएगी जो प्लेन एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ की जो भूमि बहुत उपजाऊ होती है, इसके बारे में देखिए। यह क्षेत्र समतल व उपजाऊ है। जिला सिरमौर के लिए क्यारदा दून घाटी अन्न का भंडार है, जहाँ सिंचाई की सुविधा के साथ आवागमन की भी पूरी सुविधा है। जिला सिरमौर में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं यमुना, ठीक है। तो क्यारदून आप थोड़ा सा समझ लेना, प्लेन एरिया इसमें आएगा, इसको यहाँ पे दून घाटी अन्न का भंडार भी कहा जाता है। जिला सिरमौर में बहने वाली नदियाँ यमुना है, जिसका उद्गम स्थल यमुनोत्तरी हिमालय है। गिरी है, जिसका उद्गम स्थल जुब्बल की पहाड़ियाँ हैं। तोण नदी है, जिसका उद्गम स्थल यमुनोत्तरी पहाड़ है। जलाल नदी है, जो कि गांव वणी पच्छाद तहसील से निकलती है, ठीक है। वणी गांव एक, वहाँ से जलाल नदी निकलती है पच्छाद से, ठीक है। मारकंडा नदी है, जिसका उद्गम स्थल है बड़ावन कटासन दर्रे के समीप। कटासन दर्रा है एक, ठीक है, सिरमौर में, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है मारकंडा नदी का, ठीक है। बाटा नदी है, बाटा नदी तो धारटी धार के सियोरी झरने से निकलती है, ठीक है, धारटी धार के सियोरी झरने से निकलती है बाटा नदी। तथा घग्गर नदी है, जिसका उद्गम सिरमौर जिला के लवासा से होता है। जिला सिरमौर में अन्य कई छोटी खड्डे हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, जो कि प्रदेश के इस खंड की सुंदरता को बढ़ाते हैं। सिरमौर जिले का इतिहास मुख्यतः सिरमौर रियासत से जुड़ा हुआ है। इसका आधुनिक स्वरूप 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल निर्माण के समय हमारे सामने आया। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था सिरमौर के बारे में। ये आपके मेंस एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकता है। जब कभी आप मेंस एग्ज़ाम दोगे उस वक्त ये चीज़ में भी पूछी जा सकती है। आगे है इतिहास, सिरमौर का इतिहास। यमुना तथा सतलुज नदियों के मध्य फैले पर्वतीय क्षेत्र में बुशहर के पश्चात सिरमौर का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में यह राज्य दक्षिण में उत्तर प्रदेश के मैदान से लेकर उत्तर में सतलुज नदी की सहायक नदी नोगड़ी तक और पूर्व में पिंजौर तक फैला हुआ था, परंतु मध्यकाल में इसकी सीमाएं सिकुड़ कर रह गई। सिरमौर पर दो विभिन्न राजवंशों ने राज्य किया। प्राचीन काल में इस पर राठौर वंश राजाओं का राज्य रहा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन काल में सिरमौर में किस वंशों ने राज किया। तो प्राचीन काल में जो है यहाँ पे राठौर वंशों ने राज किया। अब राठौर वंश के बारे में पढ़े। जुब्बल के इतिहास में उल्लेख मिलता है कि 12वीं शताब्दी से पूर्व उनके पूर्वज सिरमौर में राज करते थे और सिरमौरी ताल उनकी राजधानी होती थी। वे अपने आप को राठौर मानते थे। इसका वर्णन विस्तार से जुब्बल के इतिहास से संबंधित पृष्ठों में किया जा चुका है। बलसर के राणा भी अपने आप को प्राचीन सिरमौर राज्य के वंशज मानते हैं, ठीक है, और अपने आप को राठौर कहते हैं। बलसन के जो राणा हैं वो भी खुद को राठौर कहते हैं। परंतु तारीख सिरमौर के लेखक कुंवर रणजोर सिंह और जेम्स टॉड की पुस्तक का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि सिरमौर का प्राचीन वंश यदुवंशी था, जो 12वीं शताब्दी में गिरी नदी में बाढ़ आने के कारण नगर सहित नष्ट हो गया। ये बोलता है जेम्स टॉड, ठीक है। जेम्स टॉड और जो आपके रणजोर सिंह जो है वो जेम्स टॉड की पुस्तक का उदाहरण देके बोलते हैं कि सिरमौर में जो वंश था वो राठौर नहीं थे, वो यदुवंशी थे। जब उस पे सिरमौरी ताल में जो वहाँ पे इनकी राजधानी होती थी, तो वहाँ पे एक बाढ़ आई थी नदी में। वो हम आगे पढ़ेंगे कि बाढ़ क्यों आई थी, ठीक है। तो उस कारण जो है वो नगर नष्ट हो गया था, ये बोलते हैं रणजोर सिंह, ठीक है। जेम्स टॉड ने लिखा है कि बद्रीनाथ के पहाड़ों में एक राज्य था जिसके राजा यदुवंशी था, ठीक है। वो शालिवाहन प्रथम के वंशज थे। उस समय इस राज्य के राजा की निसंतान मृत्यु हो गई थी,
गद्दी के लिए कोई दावेदार नहीं बचा, इसलिए वहाँ के लोगों ने एक प्रतिनिधिमंडल जैसलमेर भेजा, जो वहाँ से खाली गद्दी के लिए राजपुत्र को साथ ले आए। वहाँ से इस प्रतिनिधि के साथ जैसलमेर के राजा शालिवाहन द्वितीय का पुत्र हांसू भेजा गया। तो क्या हुआ कि जैसलमेर से जो है, जब यदुवंशी का जो उनका क्या बोलते हैं उनको, उत्तराधिकारी नहीं था, तो उन्होंने जैसलमेर किसी को भेजा और वहाँ से बोला कि हमें कोई राजा लेके आ वहाँ से। तो जैसलमेर से जो है वहाँ से एक राजा का पुत्र लेके आया जिसका नाम था हांसू। हांसू किसका बेटा था? शालिवाहन का, शालिवाहन द्वितीय का। ठीक है, ओके। आंसू भेजा गया। तो फिर क्या हुआ कि दुर्भाग्य से आंसू के मार्ग में ही मृत्यु हो गई। उस समय उसकी पत्नी साथ थी, वो गर्भवती भी थी। उसने जो है पलाश वृक्ष के नीचे एक बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम पलाश रखा गया। बड़ा होने पर वो गद्दी पर बैठा तथा उसके वंशज पलाश्य कहलाए जाने लगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, कि जो आंसू था वो रास्ते में मर गया, उसकी पत्नी भी साथ थी, तो उसने एक पलाश के वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, तो जिस कारण कि उस पुत्र को क्या कहा जाने लगा? प्लाश्या। उसके वंशज को प्लाश्या कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ? टॉन्स नदी से पूरब का क्षेत्र जौनसार बाबर 1815 ईस्वी से पहले जो है सिरमौर का भाग होता था। गोरखा युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने इसे अपने पास रखकर देहरादून में मिला दिया। जब गोरखा युद्ध हुआ था तो जौनसार बाबर जो है इन्होंने देहरादून में मिला दिया इसको। सिरमौर में था पहले। ठीक है, जौनसार बाबर में एक प्राचीन गांव लखा मंडल है। वहाँ पर 6वीं व 7वीं शताब्दी का शिखर शैली का मंदिर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट कीजिए। लखा गांव कहाँ पे है? जौनसार में। ठीक है, यहाँ पे क्या किस लिए फेमस है? यहाँ पे जो है 6वीं से 7वीं शताब्दी के शिखर शैली का मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर में से इसी अवधि का एक ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुआ है। उस ताम्रपत्र लेख से पता चलता है कि वहाँ के शिव मंदिर की स्थापना वहाँ की राजकुमारी ईश्वरी ने अपने पति श्री चंद्रगुप्त की स्मृति में की थी। ठीक है, लखा गांव में एक मंदिर है, वहाँ पे जो है ईश्वरी एक राजकुमारी थी। उसने जो है अपने पति के नाम पे उसका पति का नाम था चंद्रगुप्त के नाम पे एक मंदिर बनवाया, शिव मंदिर। ठीक है, लखा गांव में ये श्री चंद्रगुप्त को जालंधर के राजा का पुत्र लिखा गया है उस ताम्रपत्र में। इस ताम्रपत्र में लिखा मंडल इस ताम्रपत्र में लेखा मंडल के सिंहपुर वंशीय राजाओं के नाम भी दिए हुए हैं। उन्हें यदुवंशी लिखा गया है। ये वंश कब समाप्त हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं है, परंतु सिरमौर और सिंहपुर पड़ोसी देश रहे और इनकी राजधानी सिरमौरी ताल और लेख मंडल भी आसपास थी। यदि जुबल और बलसन राज्यों के इतिहास और परंपरा तथा सिरमौरी ताल के खंडरों को देखा जाए तो सिरमौर पर 12वीं शताब्दी से पूर्व राठौर वंशीय राजाओं का राज रहा था। जेम्स टॉड को इतिहास के पूरे तथ्य का ज्ञान न होकर उसने सिंहपुर वंश को सिरमौर का समझ कर उसके बारे में उल्लेख कर दिया। जेम्स टॉड का कार्य सराहनीय था, परंतु उनका कार्य राजस्थान के मौखिक रिवायतों तथा गाथाओं पर आधारित है। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में सिरमौर में राठौर वंश का अंत हो गया था। तो सिरमौर में जो है राठौर वंश का अंत कब हो गया था? 12वीं शताब्दी के अंत में। उस समय पौंटा घाटी में स्थित सिरमौरी ताल उनकी राजधानी थी। यह नगर यमुना तथा गिरी नदियों के संगम पर कोई 10-12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में गिरी के दाईं ओर स्थित था। इसके दोनों किनारों पर टोंका नाम का 2 पहाड़ियाँ थी। ठीक है, टोंका नाम की 2 पहाड़ियाँ थी। इस नगर की ख्याति उस समय दूर दूर तक फैली हुई थी। उस समय यह राज्य सभी प्रकार से समृद्ध था। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार एक नट अपनी पत्नी के साथ नगर आया। राज्य की ख्याति सुनकर वह राजस्थान की ओर से आया था। ठीक है, यहाँ आकर उसने राजा को अपना कारीगरी के कई अनोखे करतब दिखाए। सिरमौर की परंपरा के अनुसार राजा का नाम मदन सिंह था। ठीक है, राजा मदन सिंह
रामानंद शास्त्री द्वारा लिखित इदुक्कविम में राजा का नाम रणवीर सिंह लिखा गया है। रणवीर सिंह, ठीक है, ओके। परंतु ये देखिए सिरमौर का मैप है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, इसको पहले थे। परंतु सिरमौर जुब्बल का इतिहास और परंपरा के अनुसार उसका नाम जो है उग्रचंद था। उसका नाम क्या था? उग्रचंद। देखिए रामानंद शास्त्री क्या बोलता है, रामानंद शास्त्री बोलता है कि उसका नाम जो है, उसका नाम रणवीर सिंह था, ठीक है। और लेकिन सिरमौर की परंपरा बोलती है कि उसका नाम जो है मदन सिंह था। किसका नाम? जो सिरमौर का राजा था, ठीक है। वैसे बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा समृद्ध था वो राजा। और यहाँ पे जो है राजस्थान से एक नट आया था अपनी पत्नी के साथ, नटनी के साथ। नट क्या होता है? नट होता है फ्रेंड्स जो, जैसे हम बोल सकते हैं सर्कस वाले जो होते हैं, उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो वो एक सर्कस वगैरह दिखाते थे, ठीक है। तो रणवीर सिंह बोलता है शास्त्री, और मदन सिंह बोलता है सिरमौर की परंपराएं और जुब्बल का इतिहास के अनुसार उस राजा का नाम था उग्रचंद, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो नट था वो कलाबाजी दिखाने के पश्चात नट ने राजा से कहा कि यदि उसकी पत्नी एक पतली डोरी पर टोंका और पोंका पहाड़ियों के बीच दूसरी ओर आकर लौट आए तो राजा उसे क्या इनाम देगा। राजा को यह कार्य बड़ा असंभव लगा, परंतु उसने तुरंत कह दिया कि यदि वह ऐसा कर दे तो वह राजा उसे अपना राज्य का आधा भाग दे देगा। राजा से यह आश्वासन पाकर नट ने दोनों पहाड़ियों के मध्य एक कच्ची रस्सी बांध ली और नटनी उस पर चलकर नदी के पार पहुंच गई। जब रस्सी पर पार जाकर वह वापस लौट रही थी तो राजा ने किसी मंत्री से इस भय से कि कहीं नटनी वास्तव में राज्य की उत्तराधिकारी ना बन जाए, अधिकारी ना बन जाए, तो रस्सी उसने कटवा दी। रस्सी कटते ही नटनी नदी के मध्य गिर गई, परंतु गिरते गिरते उसने यह श्राप दिया, नीचे गिरी ऊपर पौंका, इस राजा के नगरी में रहे ना कोई लौका। देखिए क्या हुआ था, राजा उग्र था या राजा मदन था या राजा रणवीर था, ये तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन जब नट सिरमौर में आया था उसने राजा को बोला कि यार अगर इस नदी के मध्य जो है, जैसे सपोज करो ये जैसे कैसे बोलूँ मैं आपको, जैसे ये एक पहाड़ी ये है, एक पहाड़ी ये है, ठीक है। तो इधर इन्होंने रस्सी लगा दी, एक पौंका पहाड़ी थी, एक टोंका पहाड़ी थी। तो उसने बोला कि यदि उसकी पत्नी जो है आर पार चली जाए तो राजा क्या देगा। तो राजा को लगा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ये कैसे आर पार जा सकती है, एक वो भी एक पतली रस्सी में। तो राजा ने बोल दिया कि भाई हम आपको अपना आधा राज्य दे देंगे अगर आप ये करतब दिखा देते हैं तो। और जैसी वो पार को गई वो नटनी, और जब वो वापस आ रही थी तो राजा ने रस्सी कटवा दी। तो नटनी को लगा कि राजा ने हमारे साथ धोखा किया है, तो नटनी ने राजा को श्राप दे दिया। उसने बोला मरते मरते नीचे गिरी ऊपर पौंका, इस राजा के नगरी में रहे ना कोई लौका। तो फ्रेंड्स अभी भी बोला जाता है कि वहाँ पे बिल्कुल बाढ़ आ चुकी थी और 2-3 घर हैं वहाँ पे अभी भी सिरमौरी ताल में। तो बड़ा ही पूरा राज्य जो है नदी में डूब गया था, ऐसा बोला जाता है। फिर क्या हुआ, जनसूत्र के अनुसार उसी रात्रि को नदी में बाढ़ आ गई और समस्त सिरमौरी ताल नगर नष्ट हो गया, कोई भी जीवित नहीं बचा। जो लोग इस कथा पर विश्वास नहीं करते उनके अनुसार गिरी नदी की बाढ़ प्राचीन सिरमौर की राजधानी सिरमौर ताल के विध्वंस का कारण थी। इस नदी में वर्षा ऋतु में अब भी कभी कभी जोर से बाढ़ आती है, जो किनारे के गांवों को कृषि योग्य भूमि तथा निवासियों की संपत्ति पशु आदि को बहाकर ले जाती है। और जो लोग ये कहानी नहीं मानते वो बोलते हैं कि भाई यहाँ का जो साम्राज्य जब ख़त्म हुआ तो ख़त्म होने के कारण बाढ़ ही थी, ठीक है। अब देखो कहानी होगी चाहे वो नदी की बाढ़ होगी, लेकिन एक बात ज़रूर है फ्रेंड्स कि वहाँ पे सिरमौर में राजा रहते ज़रूर थे, सिरमौर ताल में, ठीक है। आगे है, नगर के पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाने के पश्चात सिरमौर में अशांति फैल गई। यह देखकर राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों ने अपने एक हंस्य राय भट्ट को जैसलमेर भेजा, ठीक है। हंस्य राय भट्ट को जो है जैसलमेर भेजा जब नगर जो है पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। उसके अनुरोध पर वहाँ के राजा शालिवाहन द्वितीय 1168 से 1200 में अपने तीसरे पुत्र हंसु को सपत्नी को उसके साथ सिरमौर भेज दिया।
जब वह सरिंद पर पहुंचा तो अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई, जैसा हमने पढ़ा था। उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। सिरमौर में टोंका पहुंचने पर उसने पलाश वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम पलासू रखा, पलासी, ठीक है। इसके नाम पर कालांतर में इस वंश का नाम पलासिया वंश पड़ा, ठीक है ना। शालिवाहन द्वितीय से जब देखिए, जब सिरमौरी ताल में जो पूरा साम्राज्य बिखर गया तो वहाँ के लोगों ने एक बंदा भेजा, उसका नाम था हंस्य राय भट्ट, हंसग राय भट्ट। उसको भेजा जैसलमेर। जैसलमेर में के राजा थे शालिवाहन। शालिवाहन ने अपना बेटा भेजा हंसू। हंसू मर गया रास्ते में, और रास्ते में जैसे मर गया तो उसकी पत्नी ने एक पलाश वृक्ष के नीचे एक पुत्र को जन्म दिया, इसलिए उसका नाम रखा पलासू। तो उस वंश के शासकों को, सिरमौर के शासकों को बोला जाता है पलासिया, जब से वो हंसू आया था, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ यह उल्लेख करना तर्क संगत रहेगा कि जैसलमेर की स्थापना यदुवंशी राजपूत जैसल ने 1156 में की थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र, छोटा पुत्र शालिवाहन द्वितीय जो है 1168 में गद्दी पर बैठा और 1200 ईस्वी तक राज्य करता रहा। पंजाब रियासत के पटियाला के इतिहास पर सैयद मोहम्मद हुसैन द्वारा लिखित पुस्तक तारीख पटियाला 1877 में पृष्ठ 24 से 26 में उल्लेख मिलता है कि पटियाला के संस्थापक भी जैसलमेर के यदुवंश से थे। परंपरा के अनुसार जैसल के पुत्र हेमहील ने 1185 में जैसलमेर से पंजाब के भटियाना में आकर अपने लिए एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। उसने 19 वर्ष राज्य किया और फिर उसका पुत्र राव जोधर राजा बन गया। उसके वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक आनंदराव के बेटे कहूट ने एक जाट स्त्री से विवाह किया, जिससे उसकी संतान के साथ अन्य राजपूतों ने विवाह करना बंद कर दिया। इस प्रकार वे राजपूत न रहकर जाट माने जाने लगे। आगे देखिए, सिरमौर की परंपरा के अनुसार 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिरमौर राज्य की नींव शालिवाहन द्वितीय के पुत्र हांसू के पुत्र शुभम प्रकाश ने डाली। सिरमौर परंपरा के अनुसार क्या बोलते हैं कि सिरमौर राज्य की नींव जो है शुभम प्रकाश ने डाली। किसने डाली? शुभम प्रकाश ने। जो शुभम प्रकाश किसका पुत्र था? हांसू का, ठीक है, हांसू का पुत्र था और शालिवाहन का पोता था। फिर क्या हुआ, शालिवाहन की मृत्यु लगभग 1200 में हुई। अतः शुभम प्रकाश ने अपने आप को सिरमौर में 12वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किया होगा। 12वीं शताब्दी के अंत में जो है सिरमौर में खुद को शुभम प्रकाश ने स्थापित किया होगा, ऐसा माना जाता है। सिरमौर इतिहास के लेखक रणजोर सिंह के अनुसार यह घटना 1195 की है। रणजोर सिंह बोलता है कि जब शुभम प्रकाश सिरमौर का शासक बना, पहला शासक बना, तो उस वक्त डेट थी 1195। परंतु कुछ स्रोत यह कहते हैं कि शोभा राव ने शुभम प्रकाश के नाम से 1095 में सिरमौर में भट्टी वंश की स्थापना की थी। यह तिथि ठीक नहीं लगती, क्योंकि स्वयं जैसलमेर की नींव संवत 1212 अर्थात 1156 ईस्वी में पड़ी थी। यह वर्णन भी तर्क संगत नहीं लगता कि सिरमौर के कुछ व्यक्ति यहाँ से चलकर राजस्थान के दूसरे छोर पर जाकर केवल सिरमौर के परिवार से गद्दी के लिए राजपुत्र को ले आए, जबकि पड़ोस में कोई और राज्य थे और जैसलमेर के मार्ग पर राजस्थान में और भी कई राज्य थे। दूसरी इस अवधि तक दिल्ली पर मुसलमान का अधिकार हो गया था। एक और दिल्ली के मुसलमान शासक और दूसरी ओर गढ़वाल और अन्य पड़ोसी राज्य। बहुत समय तक सिरमौर की गद्दी कैसे खाली रह सकती थी? मतलब ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है कि यार जैसलमेर से क्यों आए, हो सकता हो कहीं और से आए होंगे, ठीक है। एक ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि जिस समय सिरमौरी ताल गिरी नदी की बाढ़ के कारण ध्वस्त हो गया था, उन्हीं दिनों जैसलमेर का राजा शालिवाहन द्वितीय हरिद्वार में तीर्थ यात्रा के लिए आया हुआ था। वहाँ उसकी भेंट सिरमौर के भाट होनशंग राय से हुई थी। होनशंग राय ने संभवतः यह सोचकर कि कहीं राज्य में अव्यवस्था ना फैल जाए, सिरमौरी ताल के ध्वस्त होने के समाचार को सुनकर कहीं मुसलमान इस पर अधिकार ना कर ले, इसलिए उसने शालिवाहन को सिरमौर पर राज्य करने के लिए आमंत्रित किया होगा। शालिवाहन ने अपने पुत्र रावल कुमार हांसू को सेना लेकर सिरमौर भेजा, उस अव्यवस्था का समाप्त किया और सिरमौर पर अधिकार कर शुभम प्रकाश के नाम से राज्य करने लगा। ये भी हो सकता है, ठीक है। एक
ये बोलते हैं, एक स्टोरी ऐसी भी है कि भाई हो सकता है कि वो जो शालीवान जब वो हरिद्वार आया था तो भाट होंशक राय उससे मिला होगा और उसने बोला कि आप चल के हमारे सिरमौर में राज करो। और उन्होंने अपने बेटे हांशु को भेज दिया होगा और हांशु ने जो है सिरमौर में अव्यवस्था जो फैली थी उसे दूर किया होगा। और हो सकता है उसने अपना नाम बाद में जो है शुभम प्रकाश रखा होगा, ऐसा माना जाता है। तो शुभम प्रकाश को पढ़ने से पहले हम जरा एक बार सिरमौर का मैप देख लेते फ्रेंड्स। देखिए ये सिरमौर है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा आप तिरछा कर लेना अपना मोबाइल, ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा कि देखिए ये है यहाँ पे नाहन, ठीक है, ये नाहन है, ये राजबन है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे स्तौन है, कमरो है, ये शिलाई है फ्रेंड्स, ठीक है। और अब इसकी बाउंड्री देख लेते पहले। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड का एरिया लगता है यहाँ पे ये फ्रेंड्स, ठीक है, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे जो है पौंटा के साथ इसकी थोड़ी सी बाउंड्री जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी लगती है, यूपी के साथ, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे इसके हरियाणा है, और इधर यहाँ पे सोलन है, और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला आता है। तो यदि इसके दिशाओं की बात की जाए फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा आपका दिस वन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पूर्व, ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम में है आपका सोलन, ठीक है, और उत्तर में है आपका शिमला, ठीक है। पूर्व में है आपका उत्तराखंड, और दक्षिण में है हरियाणा और यूपी है पूर्व दक्षिण में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैप था, आपकी जानकारी के लिए बता दिया। चलिए शुभम प्रकाश से स्टार्ट करते थे फिर से। शुभम प्रकाश 1155 से 1199 ईस्वी तक सिरमौर पर अधिकार करने के पश्चात उसने ध्वस्त राजधानी सिरमौरी ताल के निकट राजवन को अपनी राजधानी बनाया। 4 वर्ष राज्य करने के पश्चात 1199 में उसकी मृत्यु हो गई। उसने सिर्फ जो है 4 वर्ष तक राज किया, किसने? शुभम प्रकाश ने, ठीक है। और 1199 में उसकी मृत्यु हो गई। इस वंश की अब प्राप्त वंशावली में राजाओं के नाम तथा क्रम में कुछ भिन्नता पाई जाती है। कुछ नाम जो एक वंशावली में मिलते हैं दूसरे में नहीं मिलते। सिरमौर के पुराने कागज पत्रों, श्री जगन्नाथ मंदिर और सिरमौरी स्टेट गैजेटियर आदि में भी सभी वंशावलियों में अंतर देखे गए हैं। तो ये है सिरमौर के कुछ शासक। इसमें शुभम प्रकाश, शालीवान प्रकाश, बालकचंद प्रकाश, मल्ली प्रकाश, मूल प्रकाश, उदित प्रकाश, कौल प्रकाश, सुमेर प्रकाश, सुबर, यार बहुत सारे नाम है फ्रेंड्स। आपको याद क्या रखना है इसमें याद रखना है फ्रेंड्स आपने ये दिस वन, ठीक है। ये है आपके मेदिनी प्रकाश। सबसे ज़्यादा इन्होंने शासन किया सिरमौर में 43 वर्ष तक, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ भी कुछ सूची है जिन्होंने सिरमौर में शासन किया, उन सभी शासकों की। इसको आप बुक से देख लेना। इनको पढ़ के मुझे नहीं लगता कुछ फ़ायदा होगा। इनको हम आगे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे जैसा बुक में दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ आपने यहाँ पे इनको भी याद रखना है, शमशेर प्रकाश को भी, ठीक है। तो फिर देखिए क्या हुआ। कुंवर रणजोर सिंह ने, जब देखिए शुभम प्रकाश ने 4 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। कुंवर रणजोर सिंह ने सिरमौर राज्य के इतिहास पर कार्य आरंभ किया होगा तो उसने अवश्य ही जगन्नाथ मंदिर तथा सिरमौर राज्य के रिकॉर्ड को 2 वंशावलियों पर अध्ययन किया होगा और उसमें पाई त्रुटियों को दूर करके अपनी उपरोक्त पुस्तक में सही वंशावली प्रकाशित की। इसलिए सिरमौर के इतिहास के लिए आधार मानकर आगे चलते हैं। अगला देखिए, मल्ले प्रकाश।
राजा शुभम प्रकाश तथा उसके पुत्र मल्ल प्रकाश का सारा समय सिरमौरी ताल के बाढ़ग्रस्त होने के पश्चात राज्य में फैली अव्यवस्था को दबाने तथा राज्य की स्थिति को सुधारने में लगा होगा। राजा मल्ल ने राज्य की भीतरी स्थिति को सुधारने तथा अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के पश्चात राज्य के विस्तार में उद्देश्य में पूर्व की ओर से स्थित गढ़वाल पर आक्रमण किया और भागीरथी नदी पर तक बढ़ता चला गया। वहाँ उसने किला मालदा पर अधिकार किया और नदी के किनारे एक लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया था? मल्ल प्रकाश ने। ठीक है, इसका नाम उसने अपने नाम पर माई देवल रखा। माई देवल, ओके, जो उसने मंदिर बनाए उसका नाम उसने अपने नाम पर रखा और उसका नाम क्या दिया? माई देवल। सन 1152 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तराई युद्ध में पराजित किया। इसके पश्चात दिल्ली पर अधिकार करके मोहम्मद गौरी वापस लौट गया और भारत में जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन को चलाने के लिए अपने सेनानी कुतुबुद्दीन ऐबक को पीछे भारत में ही छोड़ दिया। उसने उसी वर्ष मेरठ और वारान, वर्तमान बुलंदशहर जो है, उस पर अधिकार करके वहाँ पर अपनी सेना रख दी। अगले वर्ष में मुसलमान यमुना नदी के मैदान को पार करके बंगाल तक फैल गए। मुसलमानों के दिल्ली, बनारस और बंगाल पर अधिकार करने के फलस्वरूप मैदानी भागों में बहुत से राजपूत और ब्राह्मण सिरमौर की पहाड़ियों में प्रवासी बनकर आ गए और वहाँ बस गए। इससे राजा शुभम प्रकाश, मल्ल प्रकाश और वहाँ के मूल निवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, जब मोहम्मद गौरी विजय हुआ तो उस कारण जो है सिरमौर के जो मल्ल प्रकाश थे उनके और उनके शासन में जो लोग थे उनको जो है काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं ये पेज नंबर 9 है, मेरा पेज नंबर 10 आगे चला गया है, तो पेज नंबर 10 के ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स जल्दी से, बिना किसी समय को गंवाएं। ये हमारा पेज नंबर 10। आगे क्या हुआ? आगे देखिए, उदित प्रकाश। आगे है उदित प्रकाश। उदित प्रकाश 2 वर्ष तक राजबन से राज करता रहा। देखिए, मैं आपको बता दूं ये मल्ल प्रकाश और शुभम प्रकाश जो है वे राज करते थे सिरमौरी ताल में, ना कि नाहन में, ये ध्यान रखना है आपने। उदित प्रकाश 2 वर्ष तक राजबन में राज करता रहा। राजबन की राजधानी दून घाटी पांवटा में स्थित थी। समतल भूमि और यमुना नदी के पास होने के कारण इस पर हर समय मुसलमानों के आक्रमण का भय रहता था। इसलिए उदित प्रकाश 2 वर्षों के पश्चात 1912 में अपनी राजधानी राजबन से यमुना और टॉन्स के संगम कलसी ले गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदित प्रकाश ने जो है अपनी राजधानी जो है वो कलसी ले गया, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है। यहाँ पे अशोका शिलालेख भी है। ठीक है, तो कौन ले गया? उदित प्रकाश 1912 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया फ्रेंड्स, एचएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 1912 में जो अपनी राजधानी यमुना और टॉस नदियों के संगम में ले गया, कलसी। वहाँ से 8 वर्ष राज करने के पश्चात उस अपने पुत्र कौल प्रकाश को राजपाट देकर स्वयं वो तीर्थ यात्रा पर चला गया। उदित प्रकाश ने क्या किया? राजधानी चेंज की, पहले राजवन में राज किया, उसके बाद उसने वहाँ से अपनी राजधानी कल से स्थानांतरित की और उसने अपने बेटे कौल सिंह को जो है वहाँ की राजगद्दी दे दी। आगे कौल प्रकाश 1227 से 1239। कौल प्रकाश ने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से गिरी नदी के क्षेत्र जुबल, बलसन और थरोच में एक अभियान चलाया। वहाँ के राणा और ठाकुरों से कर वसूल किया। इस उल्लेख में अतिशयोक्ति हो सकती है क्योंकि थरोच की रियासत 14वीं शताब्दी के पश्चात अस्तित्व में आई। यहाँ मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मतलब ये थोड़ा सा सही नहीं लगता। ओके, कौल प्रकाश के समय 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जब रजिया बेगम दिल्ली की सुल्तान बनी तो उसके वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी ने इसका विरोध किया। ओके, अतः सुल्तान ने निजाम उल मुल्क जुनैदी और उसके विद्रोही साथी को पकड़ने का प्रयत्न किया। विद्रोही को इसका पता चला और वे भाग गए। उनमें से कुछ पकड़े गए, परंतु निजाम उल मुल्क जुनैदी ने सिरमौर की पहाड़ियों में आकर शरण ली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कहते हैं कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो रजिया बेगम जो है वहाँ की शासिका बनी, जो प्रथम मुस्लिम शासिका थी।
उसने जो है उसमें कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि भाई यार इनको कैसे आप सुल्तान बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका नाम था निजाम उल मुल्क जुनैदी। तो रजिया बेगम ने बोला कि जो ये बोल रहा है ना कि लड़की नहीं बन सकती सुल्तान, उसको पकड़ के ले आओ। तो जुनैदी जो था ना, उल मुल्क जुनैदी, वो सिरमौर की पहाड़ियों में भागा और उसने यहाँ आके शरण ली, जहाँ कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसकी कुछ समय यहाँ पे मृत्यु हो गई। इससे लोगों में काफ़ी भय फैल गया होगा, ठीक है। आगे देखिए सुमेर प्रकाश। अगला है सुमेर प्रकाश। तारीख सिरमौर के अनुसार सुमेर प्रकाश ने ऊपरी गिरी नदी घाटी में स्थित रतेश के किले को जीतकर अपने अधिकार में ले लिया और कालसी में वह अपनी राजधानी रतेश ले गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ये राजधानी वाले पूछते हैं फ्रेंड्स। कलसी से अपनी राजधानी रतेश कौन ले गया? सुमेर प्रकाश, ठीक है। कलसी से रतेश ये ले गया था आपके राजबनी या सिरमौर इतिहास से। कलसी सुमेर प्रकाश ले गया कलसी से रतेश। उस समय रतेश किसी अन्य स्थानीय ठाकुर के अधीन रहा होगा, क्योंकि बाद में रतेश रियासत की स्थापना 17वीं शताब्दी के आरंभ में सिरमौर के राजा करम प्रकाश सन 1616 से 1630 के भाई राय सिंह ने की थी। 1246 में नसीरुद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। उसका भाई जलालुद्दीन मसूद शाह कन्नौज का सूबेदार था। सुल्तान ने थोड़े समय के पश्चात मसूद को कन्नौज से बदलकर सांभल और बदायूं का सूबेदार बनाया। यहाँ पर कुछ समय के पश्चात मसूद को अपने भाई से भय हो गया, इसलिए उसने 1248 में सांभल छोड़ दिया और भागकर सिरमौर की पहाड़ियों में स्थित संतुरगढ़ में जाकर शरण पाई। वहाँ के स्थानीय राणा ने उसे शरण दी। यह राणा और कोई नहीं हो सकता, केवल सिरमौर का राजा था। उसका छोटा सामंत होगा जिसकी राजधानी कहीं दून में रही होगी। अगला है सूरज प्रकाश। इसमें इंपॉर्टेंट जो ऊपर सुमेर प्रकाश का इंपॉर्टेंट यही है कि इसने अपनी राजधानी जो है कलसी से रतेश ले गए। सूरज प्रकाश जब गद्दी पर बैठा तो उसने फिर से कलसी को अपनी राजधानी बनाया। इस पर लोगों ने विद्रोह किया और राजप्रसाद का पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। क्या हुआ? सूरज प्रकाश जब गद्दी पर बैठा तो उसने कलसी को अपनी राजधानी फिर से बनाया। देखिए रतेश से जो है कलसी राजधानी ले गया, फिर सूरज प्रकाश सॉरी और उसने जब कलसी को अपनी राजधानी बनाया तो लोगों ने इसका विद्रोह किया कि यार राजधानी क्यों ले गया भाई तू, ठीक है। और राजप्रसाद पर आक्रमण कर दिया। राजा की बहन ने इस विद्रोह का पूरे जोर से मुकाबला किया और अपने प्राणों की बलि दे दी। सूरज प्रकाश ने कलसी आकर विद्रोह को दबा दिया। उसने जुबल बलसन कुमारसेन धुंड सायरी ठियोग रावी कोटगढ़ राणा ठाकुरों को दबाकर अपने अधीन कर लिया और उनसे कर वसूल किया। उसने अपने भाई कल्याण चंद को इस क्षेत्र का प्रबंधक बनाया। उसने कलसी को ही अपनी राजधानी बनाए रखा, ठीक है। सूरज प्रकाश के समय नसीरुद्दीन दिल्ली का सुल्तान था, ठीक है। 1255 में उसने कुतलुग खां को अवध का सूबेदार बनाया। क्या हुआ कि उसने जो है सूरज प्रकाश ने कलसी को ही अपनी राजधानी बनाया। वहाँ के राणाओं को उसने डराया धमकाया और उनसे कर भी लिया, ठीक है। और उसके समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो था नसीरुद्दीन। 1255 ईस्वी में उसने कुतलुग खां को अवध का सूबेदार बनाया। इस अवधि में उल्लुक खां का सुल्तान के दरबार में प्रभाव बढ़ गया। उसने शाही आदेश करवा करके कुतलुग खां को अवध से बहराइच भेज दिया, परंतु उसने इसकी परवाह नहीं की। इस पर उल्लुक खां सेना लेकर 1256 में अवध पहुंच गया। इस पर कुतलुग खां पर उसके समर्थक वहां से भागकर संतुरगढ़ चले गए और इन्होंने अपने आप को सिरमौर की पहाड़ियों में स्थापित किया। वहाँ के राणा रणपाल ने उसको शरण दी, क्योंकि निबल को शरण देना उसकी परंपरा थी। बाद में उल्लू खान ने संतुरगढ़ किले पर आक्रमण करके उसे हथिया लिया। इस पर राजा तथा कुतलुग खां वहाँ से भाग निकले और पश्चिम की ओर जाकर किशलू खां से मिल गए, क्योंकि उसने भी उल्लू खां के विरुद्ध विद्रोह किया था।
उलुग खान ने सारे व्यापारियों और सिरमौर के नगर को लूटा और दिल्ली लौट गया। किसने? उलुग खान ने। ठीक है। सिरमौर की निचली पहाड़ियों में मुसलमान विद्रोहियों की गतिविधियों होने के कारण राज्य के लोगों को बहुत डर और अशांति फैल गई। सूरज प्रकाश के उपरांत निम्नलिखित सिरमौर के राजा बने हैं: पद्म प्रकाश, कर्ण प्रकाश, अखंड प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, अचल प्रकाश, वीरसल प्रकाश और सालभ्रम प्रकाश। ठीक है। फिर उसके बाद आता है भक्त प्रकाश। इस राजा के समय में दिल्ली पर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 का शासन था। 1379 में फिरोज शाह ने सिरमौर को करद राज्य बना दिया और उससे कर वसूल किया। इसके पश्चात वह तथा उसके उत्तराधिकारी शिकार खेलने के लिए जाते रहे। 1388 में फिरोज शाह के पुत्र मोहम्मद शाह का सुल्तान के वजीरों के साथ झगड़ा हो गया, जिसके कारण मोहम्मद शाह ने सिरमौर के पहाड़ों में जाकर शरण ली, परंतु शाही सेना ने उसका वहां भी पीछा किया। उसके परिणाम स्वरूप वो वहां से भागकर नगरकोट कांगड़ा चला गया। अगला है जगत प्रकाश। ठीक है। राजा जगत प्रकाश का कार्यकाल प्रशासनिक, अर्थव्यवस्था तथा सरकारी तंत्र की असफलता के लिए जाना जाता है। किसको? राजा जगत प्रकाश का। इसने जो है इसका जो शासन है वह अव्यवस्था, मतलब इसका सही नहीं था। ठीक है। सरकारी तंत्र जिसने जो भी था इसकी असफलता, मतलब ठीक से नहीं हुई थी इसके काल में। इसी स्थिति का लाभ उठाकर सिरमौर की करद ठकुराई, जुबल, बलसन, रविनगढ़, कुमारसेन में विद्रोह कर दिया तथा सिरमौर के राज्य के नियंत्रण से अपने आप को मुक्त करा दिया। ठीक है। तो जो जगत प्रकाश के टाइम पे जो है ना, जो ये थी करद था, जुबल था, बलसन था, राविनगढ़ था, कुमारसेन था, इसमें विद्रोह हुआ और उन्होंने सिरमौर से खुद को अलग करवा दिया। 2 वर्ष के शासन के उपरांत 1388 में राजा जगत प्रकाश की मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला है वीर प्रकाश। वीर प्रकाश ने 12 ठकुराओं के कुछ राणा तथा ठाकुरों को दबाकर अपने अधीन कर लिया। इसमें जुबल, सायरी और रावी के नामों का उल्लेख मिलता है। उसने हाटकोटी को, जहां इन 3 राज्यों की सीमाएं मिलती है, उसको अपनी राजधानी बनाया। उसके वहां पर दुर्गा मंदिर और पास ही एक पड़ोसी पहाड़ी पर किले के बनाने का उल्लेख भी मिलता है। हाटकोटी के दुर्गा शिव तथा अन्य मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक के हैं। जो ये दुर्गा मंदिर है और अन्य मंदिर है जो 8वीं से 10वीं शताब्दी के यह माने जाते हैं, हाटकोटी के मंदिर जो है ना। ठीक है। दुर्गा की धातु की मूर्ति ब्राह्मी लिपि का 7वीं शताब्दी का लेख है। दुर्गा माता की जो एक धातु की मूर्ति है उसमें जो ब्राह्मी लिपि लिखी गई है वह 7वीं शताब्दी की है। ठीक है। हाटकोटी के पास पहाड़ी पर भी किसी किले के खंडर नहीं पाए गए हैं, अतः यह बात तर्क संगत नहीं लगती कि सिरमौर के राजा वीर प्रकाश ने हाटकोटी दुर्गा मंदिर को बनाया है, क्योंकि वहाँ पे किला वगैरह नहीं है तो ऐसा नहीं माना जा सकता। ठीक है। इतना अवश्य हो सकता है कि सिरमौर के राजा का हाटकोटी पर कुछ समय के लिए अधिकार रहा हो। यह हो सकता है कि सिरमौर के राजा का जो है हाटकोटी में कुछ समय के लिए जो है राज रहा होगा। जुब्बल में उस समय कौन राजा था? सिरमौर के इतिहास से कोई पता नहीं लगता है, परंतु जुब्बल के इतिहास से यह उल्लेख अवश्य मिलता है कि सिरमौर के किसी राजा ने कोटखाई के निकट जो है बखरोल नामक स्थान में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें जो है आसपास के राणा और ठाकुरों को आमंत्रित किया गया था। जुब्बल के राणा नारायण चंद को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। यह सभा समाप्त हुई तो सभी राणा और ठाकुरों अपने अपने घर जाने लगे। सिरमौर के राजा ने जुब्बल के राणा नारायण चंद तथा कोटखाई के राणा को यह कहा कि वह इसी प्रकार की सभा सिरमौर में भी कर रहा है, जिसमें मैदानी भाग में बहुत से राजा आएंगे। उसने जुब्बल और कोटखाई के राणाओं को भी सिरमौर चलने के लिए कहा। जब वे लोग बलग ग्राम के पास पहुंचे तो कोटखाई के राणा को कुछ शंका हुई कि कहीं इसमें धोखा तो नहीं है।
इसलिए उसने सिरमौर के राजा से कहा कि उसे किसी आवश्यक कार्य से वापस जाना है, तो वह वहाँ से वापस लौट आया। परंतु जुबल का राणा नारायण चंद राजा सिरमौर के साथ सिरमौर तक चला आया। वहाँ पर सिरमौर के राजा ने पहले तो उसे बंदी बना दिया और बाद में उसे मार दिया। राणा नारायण चंद का पुत्र रूपचंद नाबालिग था। हो सकता है कि सिरमौर के राजा ने स्थिति से लाभ उठाकर रूपचंद पर आक्रमण करके जुबल रावी और सायरी पर अधिकार करके हाटकोटी को थोड़े समय के लिए अपनी राजधानी बनाया हो। वहीं पर वीर प्रकाश की सन 1398 में मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे है नेकट प्रकाश। इस राजा ने गिरि नदी के किनारे स्थित नैरी गांव अपने लिए रहने के लिए चुना और वहां से राज्य का कार्यभार चलाता रहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने जो है नैरी गांव को अपना रहने के लिए स्थान चुना और बाद में जो है वहीं से वह सिरमौर का कार्यभार चलाता रहा। तो वो था नेकट प्रकाश। आप ऐसे याद रख सकते हैं, नेकट है ना, नेकट। ठीक है, तो नया से हो जाएगा नैरी गांव। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1398 में मुगल आक्रमणकारी तैमूरलंग सन 1369 से 1404 का भारत पर आक्रमण हुआ। उसने दिसंबर 1398 में दिल्ली को रौंद डाला। 1398 में दिल्ली को रौंद डाला तैमूरलंग ने। उसके पश्चात वो दिल्ली और मेरठ की ओर वहाँ से हरिद्वार पहुँचा। वो अपनी जीवनी में लिखता है कि 14 जमीन ओल अबल को मैंने यमुना को पार किया और शिवालिक की पहाड़ियों के पास डेरा डाला। यहाँ पर मुझे पता चला कि शिवालिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा राजा रहता था जिसका नाम रतन सेन है। वहाँ पहुँचने के लिए उसे मार्ग साफ करना पड़ा। उसी मास की 15 तिथि को वह शिवालिक की और कोका पहाड़ी के मध्य पहुँच गया। संभवतः यह क्षेत्र जौनसर बाबर का होगा। अधिक संभावना क्यारादून की भी हो सकती है। वह लिखता है कि सामने घाटी में एक भारी सेना लेकर राजा रतन सेन खड़ा है, परंतु बहुत से हिंदू पहले से ही भाग खड़े हुए और कुछ मारे गए। बहुत सा धन हाथ आया। ठीक है, कनिघम बोलता है कि इस घटना का रतन सेन सिरमौर राजा रतन प्रकाश है, जिससे 1471 से 1495 ईस्वी तक राज्य किया। परंतु तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था। सिरमौर की वंशावली में यह फर्क कैसा, इसका कोई उत्तर नहीं मिल सका है। यह हो सकता है कि तैमूर का रतन सेन सिरमौर की जौनसर बाबर या क्यारदादून का कोई प्रांतीय शासक रहा हो, परंतु इतना अवश्य है कि तैमूर ने सिरमौर के क्यारदादून क्षेत्र पर आक्रमण किया और वहां पर बहुत मारकाट और लूटमार हुई। इस क्षेत्र में पहाड़ों की ओर भागे इस क्षेत्र के लोग जो है पहाड़ों की ओर भागे, जिसके फलस्वरूप यह इलाका बहुत समय तक वीरान रहा होगा। अगला है गर्भ प्रकाश। गर्भ प्रकाश ने नहरी को छोड़कर रतेश में जाकर जागीरी किला में रहना आरंभ किया। फिर गर्भ प्रकाश ने नहरी को छोड़ा और वह रतेश में रहने लगा। रतेश के पास एक जागीरी किला है, उसमें रहने लगा। जागीरी किले से राजा गर्भ प्रकाश ने 18 वर्ष तक शासन किया तथा सन 1432 में गर्भ प्रकाश की मृत्यु हो गई। रतेश इस समय शिमला जिले का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रतेश किस में आता है इस वक्त? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ठीक है, आगे ब्रह्म प्रकाश। 1432 से 1446 ब्रह्म प्रकाश ने कोट छोड़कर सिरमौर के पश्चात क्षेत्र में देवथल में अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, लेकिन पुराने गजेटर के अनुसार ब्रह्म प्रकाश ने रतेश और कोट और गिजारी को अपनी राजधानी बनाया था। इसने 14 वर्ष तक शासन किया। 1446 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत उसका पुत्र हंस प्रकाश गद्दी पर बैठा। 25 वर्ष तक शासन करने के पश्चात उसकी 1471 में मृत्यु हो गई। अगले राजा ये हुए हंस प्रकाश, रत्न प्रकाश, पृथ्वी प्रकाश और बाहुबल प्रकाश। इनका जो है उतना ज़्यादा रोल नहीं रहा। आगे है धर्म प्रकाश। ठीक है, इनको पढ़ते हैं धर्म प्रकाश को।
इस राजा ने कोट देवठल को छोड़कर कलसी में रहना आरंभ किया। एक ताम्रपत्र अभिलेख 1547 के आधार पर गढ़वाल में मानशाह का राज्य था। इस समय गढ़वाल को 2 वीर गाथाओं में सिरमौर का उल्लेख मिलता है, परंतु इसमें सिरमौर के राजा का नाम मौलीचंद मिलता है। सिरमौर की वंशावली में इस नाम का कोई राजा नहीं मिलता है। एक वीर गाथा हरि हिंदुआण और आशा हिंदुआण की है। उसके अनुसार उस समय सिरमौर में गौड़ी नामक राक्षस का आतंक छाया हुआ था। आधा राजपाट उसने ले लिया था। ये राक्षस संभवतः दक्षिण की ओर से मुसलमानों के लूटमार के दावे हो सकते हैं। हरि हिंदुआण की जो गाथा जुबल के क्षेत्र में प्रचलित है, उसे सिरमौर में एक नरभक्षी शेर द्वारा तबाही मचाने का वर्णन मिलता है। सिरमौर का राजा उस नरभक्षी को मारना चाहता था, परंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इस कार्य को कर सके। अतः उसने गढ़वाल के राजा मानशाह को एक पत्र लिखकर सहायता मांगी। सहायता करने के बदले में सिरमौर के राजा ने मानशाह को कुछ क्षेत्र देना स्वीकार किया तथा अपने पुत्री का विवाह राजा मानशाह से करना मान लिया। मानशाह ने आशा हिंदुआण को सिरमौर भेजा। छोटा भाई हरि हिंदुआण बड़े भाई आशा हिंदुआण को घर में ही रखकर स्वयं सिरमौर चला गया और वहाँ पर राजा सिरमौर से मिला। इसके पश्चात वह राक्षस के पास पहुंचा और 9 दिन तक युद्ध होता रहा। इस युद्ध में हरि हिंदुआण की जीत हुई। अपने वचन के अनुसार सिरमौर के राजा ने उसे अपने राज्य का कुछ भाग देना था, परंतु अपने पुत्र का विवाह करना था। अब राजा के मन में खोट आ गई। उसने हरि हिंदुआण को धोखे से मारना चाहा, परंतु वह बच गया। इसका पता जब उसके बड़े भाई आशा हिंदुआण को लगा तो उसने मानशाह से सिरमौर पर आक्रमण करने की आज्ञा मांगी। बाद में दोनों भाइयों ने सिरमौर को लूटा। इस मारधाड़ में सिरमौर का राजा मारा गया। अपनी पुत्री सुरकेशा का विवाह हरि हिंदुआण से हो गया। ठीक है, तो लालच बुरी बला है। एक और किस्सा सिरमौर रियासत में प्रचलित था, वह भी गढ़वाल के राजा मानशाह से संबंधित है। इसमें सिरमौर के राजा का नाम मौलीचंद मिलता है, मौलीचंद बोलते हैं। इसके अनुसार सिरमौर और गढ़वाल के मध्य ऋषिकेश के पास तपोवन के प्रसिद्ध धान के खेतों पर झगड़ा हो गया। सिरमौर की हार हुई, परंतु सिरमौर के राजा ने गढ़वाल के सेनानी भौत सिंह को छल से मार दिया। गढ़वाल के राजा को जब यह समाचार मिला तो उसने भौत सिंह के वीर पुत्र रिखोला, जो भौत सिंह की भांति वीर था, सिरमौर से बदला लेने के लिए भेजा। उसने सिरमौर जाकर मौलीचंद को हराया और गढ़वाल से लूटा हुआ कोलावीर का नगाड़ा और बद्रीनाथ की ध्वजा छीन कर वापस गढ़वाल लौट आया। इन लोक गाथा में कितना तथ्य है, कितना सत्य है, कह नहीं सकते, परंतु सिरमौर और गढ़वाल के पड़ोसी राज्य होने के कारण इसमें आपस में अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे हैं। धर्म प्रकाश के पश्चात ये राजा हुए दीप प्रकाश, बुद्धि प्रकाश। ठीक है, बुद्धि प्रकाश जो है 1605 में सिंहासन पर बैठा। उसने अपने राजधानी कलसी स्थानांतरित कर राजपुर बनाई। ठीक है, कलसी से स्थानांतरित कर कहाँ बनाई उसने? राजपुर। ठीक है, बुद्धि प्रकाश ने जो है राजधानी कलसी से राजपुर बनाई। बुद्धि प्रकाश की मृत्यु 1615 में 10 साल के शासन करने के उपरांत हुई। राज्य मुख्यालय में रखी राजाओं की सूची में राजा बुद्धि प्रकाश का नाम भूपत प्रकाश लिखा गया है। भूपत प्रकाश किसको बोलते हैं? बुद्धि प्रकाश को। ठीक है, जबकि महत के पास रखी हुई सूची में राजा का कोई विवरण नहीं मिलता। इसके बाद अगला राजा उदय प्रकाश हुआ, जिसने मात्र 1 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, आगे हुआ भक्त प्रकाश और उदय प्रकाश। ठीक है, इस अवधि में एक घटना का वर्णन मिलता है कि सिरमौर के कटाह क्षेत्र में 14 ठाकुरों में से मानचंद नाम का एक ठाकुर था। उसके परिवार को सिरमौर के राजा ने कोटाह की ठकुराई जागीर में दे दी थी। सिरमौर के राजा जगत या भक्त प्रकाश ने मानचंद के पुत्र से विवाह करना चाहा, परंतु मानचंद ने इस बात को नहीं माना। अतः राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। मानचंद ने कटाह के 22 खेली को राजा के विरुद्ध इकट्ठा किया, परंतु उसके सामने टिक न सका। मानचंद अपनी पुत्री को लेकर दिल्ली दरबार के शाहजहां की शरण में चला गया और मुसलमान बन गया। कौन? मानचंद। ठीक है,
उसने अपना नाम राजा मुराद रखा। राजा मोमिन मुराद। बादशाह ने उसे कुछ सेना दी, जिसकी सहायता से उसने सिरमौर के राजा से पुनः अपनी ठकुराई जीत कर वापस ले ली और भूर सिंह धार पर अपनी सीमा लगाई। परंतु 12 वर्ष के पश्चात मानचंद और उसकी पत्नी ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। बाद में यह क्षेत्र हाकिम कासिम खां के हाथ आया। उसने ही मानचंद की राजा सिरमौर के विरुद्ध सहायता की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने जो है मुस्लिम धर्म को अपना दिया। उसका नाम था मानचंद। ठीक है, और मानचंद जो है उसने अपना नाम क्या रखा, मोमेन मुराद। ठीक है, अगला है करम प्रकाश। करम प्रकाश जो है 6 वर्ष तक कलसी से राज्य करता रहा। 1621 में वह शिकार खेलने के लिए नाहन की पहाड़ी में गया था। वहाँ उसकी भेंट बनवारी लाल साधु से हुई। ठीक है, यहाँ से थोड़ा टर्निंग पॉइंट आता है सिरमौर के इतिहास में। ओके, वहाँ से उसकी भेंट जो है बनवारी लाल साधु से हुई। वह नहाने गया था, वो जंगलों में शिकार खेलने, वहाँ मिला उसे बनवारी साधु। उसे प्रभावित होकर राजा ने नाहन में ही रहना आरंभ कर दिया और इस स्थान को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। तो नाहन को राजधानी किसने बनाया, करम प्रकाश ने। देखिए, पहले राजबंद से जो है सिरमौरी ताल से जो है राजधानी गई कलसी से गई आपकी वापस सिरमौरी ताल, रतेश गई। ठीक है, और रतेश से देखो कहाँ से कहाँ राजधानी आ गई, फिर अब आ गई फाइनली नाहन। ठीक है, और यहाँ पर जो करम प्रकाश ने 8 वर्ष तक राज किया। प्रारंभ में मुगलों और सिरमौर के राजाओं के आपस में कैसे संबंध रहे थे, इसका उल्लेख ना मुगल इतिहास से मिलता है और ना ही सिरमौर के, परंतु सिरमौर की परंपरा और एक लोक गाथा नंतराम की हार से पता चलता है कि मुगलों ने क्यारदाधुन अर्थात पांवटा घाटी पर आक्रमण किया था। यह घटना किस मुगल बादशाह और सिरमौर के किस राजा के समय की है, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। केवल इतना पता चलता है कि सिरमौर के राजा ने मुगलों का मुकाबला करने के लिए जौनसर बाबर के मलथा के नंतराम को भेजा था। उसने किसी मुगल सरदार का सिर काट दिया और नाहन लौट आया था। इसके पश्चात सिरमौर के राजाओं ने दिल्ली के मुगल सम्राटों के साथ अच्छे संबंध रखे, क्योंकि सिरमौर के इतिहास और लोक वार्ता में किसी प्रकार की कोई घटना का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि कांगड़ा के बारे में अकबर और जहांगीर के अभियानों से वर्णन का पता मिलता है। अगला है मंधाता प्रकाश। ठीक है, यह राजा मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मंधाता प्रकाश जो है मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन था। इसके समय शाहजहां के 8वें राजवर्ष 1634 से 35 में कांगड़ा के फौजदार नवादत खान ने 1634 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल को जीतने के लिए अपने सेवाएं पेश की थी। शाहजहां ने इसे स्वीकार किया था और नजाबत खान ने गुलेर के राजा रूपचंद के साथ गढ़वाल पर चढ़ाई आरंभ कर दी थी। अप्रैल 1635 में मुगल सेना ने सिरमौर की पहाड़ियों में प्रवेश किया। शाहजहां ने सिरमौर के राजा मंधाता को भी फरमान भेजा और वह शाही सेना की सहायता करे। अतः मंधाता ने सिरमौरी सेना को लेकर नजाबत खान से भेंट की। इसके पश्चात नजाबत खान ने सिरमौर के राजा की सेना के साथ लेकर श्रीनगर गढ़वाल पर चढ़ाई कर दी। इस समय गढ़वाल पर संभवतः महीपति शाह का शासन था। रास्ते में यमुना के किनारे गढ़वाल के राजा के बनाए शेरगढ़ किले पर अधिकार कर उसने कलसी को भी ले लिया। कलसी सिरमौर की पुरानी राजधानी थी, इसलिए नजाबत खान ने शाही फरमान के अनुसार उससे मंधाता को लौटा दिया। बैराट के किले को भी गढ़वाल ने किसी समय पूर्व सिरमौर से छीन लिया था। इससे भी शाही सेना की सहायता से सिरमौर ने गढ़वाल को वापस ले लिया। नजाबत खान ने आगे बढ़कर संतौर के किले को लेकर उसे 100 सवार और 1000 पैदल सेना देकर लखनपुर के राजा जगतू के हाथ में दे दिया। जब नजाबत खान की सेना श्रीनगर के निकट पहुंची तो गढ़वाल के राजा ने 1 लाख रुपए उसे कर के रूप में देने का बहाना बना लिया।
उसे कुछ समय के लिए जो है पहाड़ में ही रोके रखा। उसने चुपके से मुगलों की वापसी के मार्ग को बंद कर दिया, उसकी सेना को बुरी तरह से तबाह कर दिया। ग्वालियर का राजा रूपचंद भी मारा गया, केवल नजाबत खां बचकर निकल गया। बाद में बादशाह शाहजहां ने उसे कांगड़ा की फौजदारी से निकाल दिया। 20 वर्ष के पश्चात मुगल सम्राट शाहजहां ने फिर से गढ़वाल को जीतने का प्रयास किया। इसके लिए शाहजहां ने कांगड़ा और जम्मू के फौजदार इजाज खां को नियुक्त किया। शाहजहां ने दिनांक 28 जमद उस सानी 1046 हिजरी 9 अप्रैल 16 मई 1654 को सिरमौर के राजा मंधाता को फरमान भेजा कि वह गढ़वाल के अभियान में इराज खां की सैनिक सहायता करे। इसके बदले में सिरमौर के राजा को सिरमौर के साथ लगते पहाड़ी क्षेत्र दे दिए जाएंगे। मुगल तथा सिरमौरी सेना ने गंगा को पार करके गढ़वाल में प्रवेश किया, परंतु वर्षा ऋतु के आरंभ होने के कारण अभियान को त्यागना पड़ा। इस अवधि में सन 1647 में राजा मंदाता की मृत्यु हो गई। सन 1644 में हर राय 1630 से 61 सतह गुरु गद्दी पर बैठे और उन्होंने कीरतपुर में रहना आरंभ कर दिया। सन 1645 में नजाबत खां ने शाहजहां के आदेशों पर कैलूर के राजा ताराचंद पर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया। गुरु को भय हो गया कि कहीं नजाबत खां उसके तथा उसके अनुयायियों के विरुद्ध भी कार्रवाई न कर दे, इसलिए उसने अपने साथियों के साथ कीरतपुर को छोड़कर सिरमौर क्षेत्र थप्पाल संभवतः टकसाल, जो उस समय सिरमौर के राजा कर्म प्रकाश के अधीन रहा होगा, उसको अपना निवास स्थान बनाया। वहाँ पर गुरु हर राम 13 वर्ष तक रहे। ठीक है, अगला है सौभाग्य प्रकाश। 4 दिसंबर 1654 को शाहजहां ने मंदाता को एक और फरमान भेजा, जिसमें लिखा कि खलील उज्जा खां को 10,000 सैनिक को लेकर गढ़वाल को पराजित करने के लिए भेजा गया है और राजा से कहा कि फौजदार की सहायता करे, परंतु मंदाता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए सौभाग्य प्रकाश ने शाही सेना का साथ दिया। वे सिरमौर होते हुए आगे बढ़े और उन्होंने दुर्गम पर अधिकार किया। शाही सेना ने गढ़वाल को हराया, जिसमें सौभाग्य प्रकाश ने बड़ी सहायता प्राप्त की। अतः गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह ने अपने पुत्र मेदिनी प्रकाश को शाहजहां के पास दिल्ली समझौते के लिए भेजा। ठीक है, 30 मई से 1655 के अपने फरमान द्वारा बादशाह ने कोटाहा के क्षेत्र को सौभाग्य प्रकाश को प्रदान किया। सौभाग्य प्रकाश ने वहां के जमींदार को हटाकर उस पर अधिकार कर लिया। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था। 8 जून 1658 को जो है औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था और स्वयं मुगल सिंहासन पर बैठ गया। उसने सिरमौर के राजा सौभाग्य प्रकाश के पास शहजादा मोहम्मद सुल्तान के हाथ एक फरमान भेजा और अपने राज्यारोहण की सूचना जो है भेजी। किसने? औरंगजेब ने। ठीक है, सौभाग्य प्रकाश को। गद्दी पर बैठने के पश्चात औरंगजेब ने सिरमौर के राजा के पास दूसरा फरमान भेजा और उसने आदेश दिया कि सुलेमान शिकोह, जो कि उस समय श्रीनगर गढ़वाल में था, और उसका बाप दारा शिकोह लाहौर में, उसके मध्य किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी रोके या पकड़ ले। एक फरमान में औरंगजेब ने लिखा कि राजा राजरूप को गढ़वाल के राजा को, जिसने सुलेमान शिकोह को शरण दे रखी है, उसे दंड देने के लिए भेजा गया है। उसे सिरमौर का राजा सहायता दे। शाही आदेश पाकर सिरमौर की सेना ने पश्चिम से आक्रमण किया और श्रीनगर से 45 मील तथा टिहरी से 4 मील गंगा के किनारे पहुंच गई। गढ़वाली सेना उसे बड़ी मुश्किल से यमुना पार करा गई। राजा सौभाग्य योग्य शासक था। उसने खेती बाड़ी के विकास के लिए विशेष तौर पर प्रयत्न किए। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने राजा के तीसरे वर्ष एक फरमान के द्वारा कालाखर इलाके में यह कहकर प्रदान किया कि जमींदार राजा ने ठीक प्रकार से शासन नहीं चलाया। देखिए, औरंगजेब ने जो है राजा सौभाग्य प्रकाश के लिए लिखा कि देखिए, सौभाग्य प्रकाश जो है तो खेती बाड़ी के मामले में अच्छा था, तो उसने जो है एक फरमान भेजा औरंगजेब ने उसको, सौभाग्य प्रकाश को, और बोला कि भाई जमींदार राजा ने जो है ठीक से शासन नहीं चलाया। कालाखर संभवतः देहरादून के पास का आज का
कौलगढ़ का क्षेत्र है, जो जिसे कौलगढ़ बोला जाता है, कालाखर, ठीक है, जो सिरमौर के पास 1948 ईस्वी तक रहा। तो फ्रेंड्स, हमने जो है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का पेज 15 कंप्लीट कर लिए है। अगले पेज जो है हमने 15 पेज अगले होंगे, अगले वीडियो में हम इसको कम्प्लीटली फिनिश कर देंगे। वीडियो लंबी हो गई है, वीडियो को बार बार देखिएगा फ्रेंड्स। तो आगे हम पढ़ेंगे बुद्ध प्रकाश से, ठीक है, बुद्ध प्रकाश से। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, शेयर कीजिएगा। वैसे नोट्स तो मैंने अपने लिए बना रखे फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए। किताब भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे हम वीडियो देख के, ऑडियो सुन सुन के जो है ज़्यादा याद अच्छे से रख सकते हैं। इसलिए मेरा पर्पज़ यही था कि मैं इस बुक को कम्प्लीटली पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे, आप बने रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद। मैं हूँ रविंदर सिंह।